नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीक्षा चौधरी अपने YouTube चैनल लर्निंग जिला पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था। साइटोप्लाज्म क्या होता है, उसके फंक्शन, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। और ये भी हमने उसमें पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म के 3 पार्ट होते हैं। प्लाज्मा लेमा, इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और सेकेंड था टोनोप्लास्ट, और थर्ड था मिडिल पोर्शन ऑफ प्लाज्मा लेमा एंड टोनोप्लास्ट। तो आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा लेमा के बारे में। और जो टोनोप्लास्ट होता है इसे हम वैक्यूलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो वैक्यूल के चारों तरफ से एक झिल्ली धारावार घिरा होता है, तो उसी को कहते हैं टोनोप्लास्ट या वैक्यूलर मेम्ब्रेन। फिर थर्ड था मिडिल पोर्शन ऑफ प्लाज्मा लेमा एंड टोनोप्लास्ट। इसमें जो होते हैं सेल के सभी ऑर्गेनल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी, जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो हम जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सबके बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ना है हमको प्लाज्मा लेमा। तो प्लाज्मा लेमा के कंपोनेंट क्या है, ये किससे मिलकर बना होता है, चलिए देखते हैं। तो जो प्लाज्मा लेमा होता है वो बाइलिपिड लेयर होता है, लिपिड बाई लेयर। ये जो होता है प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन और लिपिड। इसमें प्रोटीन जो होता है ये होता है 52% और लिपिड जो होता है ये होता है 40%। इसके अलावा जो इसमें पाए जाते हैं वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, और इसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है प्रोटीन और लिपिड का। कई बुक में यहाँ 50 लिखा गया है, परंतु NCERT 52 ही रिकमेंड करता है। तो प्रोटीन 52% पाए जाते हैं और लिपिड जो होता है वो 40% होता है। इसके अतिरिक्त जो पाया जाता है पदार्थ वो होता है कार्बोहाइड्रेट। जो इसमें प्रोटीन होता है ये 2 टाइप्स का होता है। प्रोटीन कितने टाइप्स का है? 2 टाइप्स का। पहला होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरा है इंट्रिंसिक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इसको हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन या परिधीय प्रोटीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पेरिफेरल प्रोटीन। और इंट्रिंसिक प्रोटीन या इसे हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन। तो एक्सटेंसिक, एक्स मतलब क्या होता है? बाहर। तो इसके नाम से पता चल रहा है एक्सटेंसिक प्रोटीन मतलब ये जो है वो प्लाज्मा लेमा के बाहर की ओर प्रेजेंट होगी, और इंट्रिंसिक प्रोटीन, इन मतलब होता है अंदर। तो ये जो प्रोटीन होगी वो प्लाज्मा लेमा के अंदर होगी, अंदर की ओर प्रेजेंट होगी। तो एक्सटेंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन या परिधीय प्रोटीन ये जो होती है ये प्लाज्मा लेमा के ऊपर की ओर प्रेजेंट होती है, और जो इंटेंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन होती है वो प्लाज्मा लेमा के अंदर की ओर प्रेजेंट होती है। तो ये बाहर की ओर प्रेजेंट होती है, इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। जबकि जो इंटेंसिक प्रोटीन होती है ये प्लाज्मा लेमा के अंदर की ओर प्रेजेंट होती है, तो इसे निकालना थोड़ा कठिन होता है। तो ये प्रोटीन, जिस प्रोटीन को निकालना आसान होता है वो होता है एक्सटेंसिक प्रोटीन, और इंटेंसिक प्रोटीन को निकालना कठिन होता है। अब हम पढ़ लेते हैं ये प्रोटीन के बारे में रहा, एक्सटेंसिक और इंटेंसिक। इसे पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं और इसे इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं लिपिड के बारे में। तो इसमें जो लिपिड होता है ये फास्फोलिपिड से मिलकर बना होता है, और जो फास्फोलिपिड होता है इसके भी 2 कंपोनेंट होते हैं जिससे मिलकर बना है फास्फोलिपिड। लिपिड। तो जो फास्फोलिपिड होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे। जो फास्फोलिपिड होता है ये इस टाइप का कुछ होता है। ये जो पोर्शन होता है इसका ये होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर, और ये होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर। इसे हम लोग पोलर बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं नॉन पोलर। पोलर का मतलब होता है ध्रुवीय, और नॉन पोलर की हिंदी होती है अध्रुवीय। तो जो पोलर होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक
और ये होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और फिलिक जिसका अर्थ होता है स्नेही या लवंग, इसे हम लविंग भी कहते हैं। तो ये जो हमारा पोलर पोर्शन होता है ये जल स्नेही होता है, मतलब ये जल से प्यार करता है। और दूसरा है नॉन पोलर, तो नॉन पोलर जो होता है ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। हाइड्रोफोबिक इन नेचर मतलब इसको वाटर से ना थोड़ी नफरत है, तो ये क्या करेगा, वाटर को अपनी, जब वाटर आएगा तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, मतलब ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इससे वाटर से इसकी बनती नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। और ये जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है ये वाटर से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होता है, मतलब ये वाटर का लवर होता है। तो इसमें पूछा जाता है कौन सा फॉस्फोलिपिड में कौन सा पोर्शन जो होता है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है और कौन सा हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। तो जो पोलर पोर्शन इसका होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर, और इसका जो नॉन पोलर पोर्शन होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर। अब आप लोग बताइए, आप लोग हाइड्रोफोबिक इन नेचर या हाइड्रोफिलिक इन नेचर हैं? ठंडियों में आप वाटर से लव करते हैं या उससे नफरत करते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अब हम लोगों ने पढ़ा है प्रोटीन और लिपिड के बारे में। अब इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है और कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, और इसमें जो कंपोनेंट होता है मेन ये तो होता है प्रोटीन और लिपिड का। तो कंपोनेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल इन्वेलप है इसके स्ट्रक्चर को समझाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने भिन्न भिन्न मत दिए, उसमें 3 मॉडल प्रस्तुत किया गया था। तो हमारी बुक में तो केवल फ्रूट मोज़ेक मॉडल है, परंतु हमें उसे अच्छे से समझने के लिए थोड़ा थोड़ा नॉलेज तीनों के बारे में होना चाहिए। तो चलिए हम तीनों के बारे में देख लेते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा लेमा। इसके स्ट्रक्चर को समझाने के लिए 3 मॉडल दिया गया है। पहला है सैंडविच मॉडल, दूसरा है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और थर्ड है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो पहले देखते हैं सैंडविच मॉडल। तो सैंडविच मॉडल, जो हम लोग सैंडविच खाते हैं उसके आधार पर डैंगले और डैप्शन, इसको हम लोग डेविल भी कई बुक्स में दिया गया है, डेविल और डैप्शन ने 1935 में सैंडविच मॉडल प्रस्तुत किया। तो सैंडविच मॉडल जैसे हम लोग खाते हैं तो ऊपर से 2 ब्रेड रखे हुए होते हैं और बीच में आलू भरा होता है, तो इस प्रकार से कुछ होता है। ये समझ लो ब्रेड है, इतना अच्छी ड्राइंग नहीं है तो ये समझ लेते हैं सैंडविच है। तो ये जो है 2 ब्रेड है और इसमें आलू भरा हुआ है। तो उसी प्रकार से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इन्होंने बताया ये जो होता है प्रोटीन की 2 लेयर होती है और इसमें फास्फोलिपिड भरा हुआ होता है। ये मतलब ये प्रोटीन की लेयर हो गई, और इसमें जो आलू होता है इसको बताया कि ये फास्फोलिपिड होता है। तो डेविल और डॉब्सन ने क्या बताया था, जो सैंडविच मॉडल में इन्होंने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सैंडविच की भांति होता है। जिस प्रकार से सैंडविच में किनारे किनारे 2 ब्रेड होते हैं और बीच में आलू भरा हुआ होता है, जो भी मटेरियल होता होगा उसमें भरा जाता है। तो उसी प्रकार से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये प्रोटीन से बनी हुई होती है और इसके बीच में फास्फोलिपिड की परतें पाई जाती है, फास्फोलिपिड पाया जाता है। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा कि सैंडविच का ब्रेड होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन है, और इसका जो आलू भरा हुआ होता है वो इसका है फास्फोलिपिड। तो ये सैंडविच मॉडल था, दिया गया था 1935 में। अब इसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसके द्वारा दिया गया बाय रॉबर्टसन इन 1959। तो इसमें इन्होंने यूनिट, जैसे कि यूनिट की हिंदी क्या होती है, इकाई, तो इन्होंने बात वही कही थी, बस सबके नाम दे दिए। इन्होंने बताया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम मोटी एक परत होती है। इन्होंने सेम यही चीज बताया था। ये इन्होंने ऐसे प्रोटीन, ये समझ लेते प्रोटीन की लेयर है, तो प्रोटीन की लेयर कैसे थी, ऐसे थी, है ना। जो ब्रेड था, मान लेते हैं ब्रेड ये है, और इसमें क्या भरा था, उसमें आलू भरा था, इसमें क्या है, फास्फोलिपिड, है ना। हो गया, सॉरी, हमने तो पूरा भाई फास्फोलिपिड का पूरा बनाइए ना, फास्फोलिपिड,
अटैच्ड नहीं होता है, इसमें बहुत वंडर वाल फोर्स पाया जाता है, ये अटैच नहीं रहता है एक दूसरे से। ओके, तो ये हुआ हमारा फास्फोलिपिड, है ना। इसके बीच जैसे आलू पाया जाता है वैसे इसमें पाया जाता है फास्फोलिपिड, है ना। तो इन्होंने बताया था, रॉबर्टसन ने बताया था कि जो ये 75 एंगस्ट्रॉम एक मोटी परत होती है, मतलब इसकी जो पूरी ये जो पूरी चौड़ाई होती है वो होती है 75 एंगस्ट्रॉम की, और इसमें जो प्रोटीन होता है ये जो होता है इसकी लंबाई होती है 20 एंगस्ट्रॉम की। तो अगर इसकी लंबाई 20 एंगस्ट्रॉम की होगी तो इसकी भी लंबाई 20 एंगस्ट्रॉम की होगी, तो ये भी जो हो गया 20 एंगस्ट्रॉम का, बचा क्या 35। तो इसकी जो लंबाई है ये मतलब इसकी चौड़ाई पूरी ये है 35 एंगस्ट्रॉम की। तो इन्होंने बस यही बताया था, ये जो होता है प्रोटीन की लेयर होती है, किनारे किनारे प्रोटीन्स की लेयर पाई जाती है और बीच में फास्फोलिपिड होता है। जो प्रोटीन्स की चौड़ाई होती है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम, तो 20 एंगस्ट्रॉम ये भी हो जाएगी, और इसके बीच में जो फास्फोलिपिड होता है इसकी चौड़ाई जो होती है वो होती है 35 एंगस्ट्रॉम, मतलब जो कुल प्लाज्मा की चौड़ाई होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है। तो रॉबर्टसन ने अपने मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में जो कि दिया गया था 1959 में, उन्होंने बताया कि ये 75 एंगस्ट्रॉम एक मोटी परत होती है जिसमें बाहर की ओर प्रोटीन की 2 परतें पाई जाती हैं जिनकी चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम की होती है, और बीच में फास्फोलिपिड की लेयर पाई जाती है जिसकी चौड़ाई होती है 35 एंगस्ट्रॉम। और इन्होंने ये भी बताया था हाइड्रोफिलिक इन नेचर एंड हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो इसका ये जो है इसी मॉडल में निकल के बाहर आया था कि इसका जो ऊपर का पोर्शन होता है ये होता है पोलर, ये होता है नॉन पोलर। तो जो पोलर पोर्शन होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक इन नेचर। और क्या होता है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो ये क्या करेगा? जल से प्यार करेगा, और ये क्या करेगा? घृणा करेगा। और उसके बाद फिर आया क्या? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो हम लोगों को पढ़ना है। अब हमारी बुक में दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसके द्वारा क्या दिया गया? सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, सिंगर और निकोलसन जी की क्या कहानी है। तो देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे अपना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह का दिया गया था। तो इसमें बताया गया ये क्या है? फास्फोलिपिड की लेयर से बाई लेयर है, मतलब इसमें फास्फोलिपिड की 2 लेयर्स पाई जा रही है। और इसमें बताया गया था जो प्रोटीन होते हैं वो किनारे किनारे नहीं प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोटीन होते हैं, कुछ प्रोटीन इसमें धसे हुए होते हैं, कुछ प्रोटीन बाहर की ओर प्रेजेंट होते हैं। जो बाहर की ओर प्रेजेंट होते हैं इसे पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सटेंसिव प्रोटीन बोलते हैं, जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं इसे हम इंट्राग्लर प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। और इसमें जो होता है कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रदान करता है। फ्लूइडिटी मतलब होता है तरलता या द्रव्यता। तो क्या प्रदान करता है? तरलता। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तरलता होती है वो किसके कारण होती है? तो उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जिसके कारण इसमें तरलता या फ्लूइडिटी होती है। तो ये भी कोलेस्ट्रॉल है, ये भी कोलेस्ट्रॉल है। और इसमें इसके अलावा क्या पाया जाता है? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये अपनी जैसी कोशिका को पहचानने में मदद करती है कि कौन अपना मित्र है और कौन दुश्मन। तो जैसे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन है ये दूसरी कोशिकाओं को पहचानती है, जैसे कि हम लोग की बॉडी में हो रहा है अंग प्रत्यारोपण, या फिर जैसे भगवान ना करे किसी का हाथ पैर कट वट जाए, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई है तो अगर कोई दूसरा इंसान उसको अंग दे रहा है तो ये उसका रिजेक्शन करती है, उसको एक्सेप्ट करती है। वो कोई इंसान जो होता है उसकी स्किन नहीं लगाई जाती है, किसी की अगर स्किन ये निकल गई है और अगर इस पर स्किन लगानी है तो उसी ह्यूमन बॉडी की ही किसी जगह की स्किन उस पर लगाई जाती है, ना कि किसी और की। क्योंकि अगर किसी और की स्किन आप इस पर लगा देते हो तो ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड तो मैच करेगा नहीं, तो ये रिजेक्शन कर देगी, जिसके कारण वो रोग भी हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर कहीं भी स्किन गई मतलब खराब हो गई है तो वो स्किन किसी बॉडी के किसी दूसरे पार्ट से निकाल कर लगाई जाती है। तो ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन ही स्किन की पहचान करते हैं कि कौन अपना है कौन पराया। और ये तो हो चुका
फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और इसमें भी इन्होंने इस बात को स्वीकारा था कि इसमें कौन सा पोर्शन हाइड्रोफिलिक होता है और कौन सा हाइड्रोफोबिक होता है। तो फॉस्फोलिपिड में जो इसका हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक हेड या हाइड्रोफिलिक इन नेचर मतलब ये क्या करेगा, वाटर से प्रेम करेगा, जल से, और ये क्या होगा, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक इन नेचर मतलब क्या करेगा, जल से घृणा करेगा। और इंटरनल प्रोटीन फॉस्फोलिपिड सबके बारे में तो अब इसमें आता है मूवमेंट। इसमें जो मूवमेंट होता है ये कभी ये इसको ढकेलता है, ये इसको ढकेलता है, मतलब इसमें मूवमेंट पाया जाता है। तो ये ऐसे लेटरल में पाया जाएगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। क्या कहते हैं, लेटरल मूवमेंट। यहाँ लिख देती हूँ, लेटरल मूवमेंट। और कभी कभी ना ये जो होता है इसमें झगड़ा हो जाता है, मतलब इधर ढकेलना शुरू हो जाता है या इसमें गति स्टार्ट हो जाती है। तो इसके और इसमें जब प्रतिस्पर्धा, मतलब समझ लो लाइट छिन गई है, तो इसमें जब मूवमेंट होने लगता है एक दूसरे से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। क्या बोलेंगे, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक है, तो जब इसमें लड़ाई होगी तो क्या कहेंगे, लेटरल मूवमेंट, और इसमें होगी तो कहेंगे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अब इसका आता है फंक्शन, इतना तो पढ़ लेंगे, अब ये करता क्या है बॉडी में, कार्य क्या है इसका। तो पहला तो यही हो जाएगा, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होते हैं जो दूसरी कोशिकाओं की पहचान करते हैं। अंग प्रत्यारोपण है, कैंसर है, इसमें ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर और जो फंक्शन है इसमें देख लेते हैं। एक तो हम लोग ये बताए थे कि ये जो होता है सेमी परमेबल होता है, ये तो पढ़ चुके हैं। सेमी परमेबल मतलब क्या होता है, अर्धपारगम्य। ये कुछ चीज़ों को ही अपने अंदर आने देता है और कुछ चीज़ों को ही बाहर जाने देता है। बहुत मतलबी होता है ये, जो इसके मतलब का होता है उसको अपनी कोशिका के अंदर ले लेगा, और जो इसके मतलब का नहीं होगा वो कोशिका के बाहर भेज देगा। तो ये मान लेते हैं टूटी फूटी कोशिका है। तो ये जो कोशिका है इसका ये बाहर का पार्ट जो है इसे क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन। एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन है ना, क्या बोल सकते हैं, ECP ना। और इसे क्या बोल सकते हैं, इंट्रासेलुलर पोर्शन, ICP समझ लेते हैं ना। तो ये जो कोशिका है इसमें ढेर सारे ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी है और न्यूक्लियस, ढेर सारी चीज पाई जाएंगी, राइबोसोम, और ये प्लास्टिक, बहुत धनी है सेल जो है, इसमें कई चीज पाई जाती है। तो ये जो होता है चारों ओर से इसको कौन घेरा रहता है, इसको कोशिका को ये घेरा रहता है प्लाज्मा लेमा या सेल इनवेलप इसे कहते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं प्लाज्मा लेमा या सेल इनवेलप। तो ये जो होता है, जो बाहरी वातावरण होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन, क्योंकि जो कोशिका होती है उसके भी तो चारों तरफ कोई वातावरण होगा, इसके अलावा भी तो कोई कोशिका इसके आगे होगी या जल कुछ भी हो सकता है। तो इसके जो बाहरी वातावरण होता है और आंतरिक वातावरण, ये जो सेल इनवेलप होता है ये इसको पृथक करता है। और ये जो सेल इनवेलप होता है ये अर्धपारगम्य या सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल होने के कारण या अर्धपारगम्य होने के कारण ये कुछ चीज़ों को ही अपने अंदर आने देता है और कुछ चीज़ों को ही बाहर जाने देता है। और ये जो होता है इसमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं, जिसके कारण ये अपनी जैसी कोशिकाओं का पहचान करता है। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, और इसमें एक होता है वो, इसका जब ट्रांसपोर्ट होता है ये कुछ चीज़ों को अंदर आने देता है, कुछ ही चीज़ों को बाहर आने देता है। तो इसमें 2 टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, विसरण परासरण भी कहते हैं इसे हम लोग। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके आगे जो एक है टोनोप्लास्ट, क्या था, टोनोप्लास्ट, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और टोनोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।